हेलो स्टूडेंट्स, हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, योर कॉमर्स मेंटोर, आज आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट लेकर आया हूं रिगार्डिंग योर 12th कॉमर्स बैच। वी आर गोइंग टू लॉन्च एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर बैच फॉर कॉमर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू अनाउंस द डेट्स फॉर दैट बैच। उस बैच की हम लोग डेट अनाउंस करने जा रहे हैं जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। 12th कॉमर्स के लिए बेसिकली क्या है कि 11th के एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, सीबीएसई पैटर्न हो, आईसीएसई बोर्ड हो या एएमयू बोर्ड हो, सारे बच्चों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आने को रह गए हैं और कुछ स्कूल्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 12th क्लासेस सबकी ऑन हो चुकी हैं। एवरीवन हैज ज्वाइंड देयर क्लासेस इन द स्कूल्स फॉर क्लास 12 ऑफ कॉमर्स। सो एक क्यूरियोसिटी है बच्चों में, एक बच्चों में अनअवेयरनेस है कि 12th कैसा होता है, 12th में बोर्ड्स को कैसे क्वालिफाई करना है, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है और कैसे हमको अपनी स्टडीज को टाइम से पहले पूरा कर रिवीजन करना है। तो लिहाजा आज जेडे एकेडमी, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, योर कॉमर्स मेंटोर, इज हेयर for the big announcement regarding again the 12th commerce batch. So it's an orientation cum launch batch. इसमें हम orientation भी करेंगे और बैच की launching dates भी बताएंगे आपको। So coming forward, this is our orientation PPT in which we are going to serve or which we are going to have. ZA Academy में आप लोगों को क्या मिलने वाला है? You will be having the classes of accountancy, business studies, economics, एज वेल एज जो आप लोगों को कॉमर्स की कोई कोचिंग अलीगढ़ के अंदर नहीं दे रही है, हमने वो चीज को लॉन्च किया है अलोंग विद मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते हैं बट वो परेशान होते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे करें। तो लिहाजा एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, एक प्रॉपर बंच के साथ जेडे एकेडमी आप लोगों के लिए कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स का बैच लेकर आया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये आज का हमारा एजेंडा होने वाला है जिस पर हमारी पीपीटी होने वाली है। स्टार्टिंग अकाउंटेंसी के सिलेबस से होगी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करा जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स का, देन मैथमेटिक्स एंड लास्ट में अबाउट द फैकल्टीज, कौन कौन सी फैकल्टीज आपके साथ आपके बैच में पूरे सेशन में होने वाली। नेक्स्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है जो मैंने लास्ट बैच पढ़ाया 11th क्लास में और जो मैं अब तक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से देख रहा हूं कि 11th क्लास की अकाउंटेंसी के बाद बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है और हमेशा मैंने 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 11th के कुछ बेसिक्स को रिवाइज कराया है, बिकॉज जो हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी है वो लेंथी है बट ईजी है। लेंथी प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, आप रट नहीं सकते, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपको लेकर अपने आप को चलना पड़ेगा, जिसके लिए फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा मैं जब क्लास स्टार्ट कराऊंगा आपकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो उसके अंदर आपको 1, 2 या 3 क्लासेस आफ्टर योर काउंसलिंग, बेसिकली जेडे एकेडमी आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशंस भी रखता है जब बैच स्टार्ट करता है। उसमें हम स्टूडेंट्स को ये समझते हैं और समझाते हैं कि आप की लैकिंग कहां पर हो रही है, कहां पर आप चीज लैक कर रहे हो, कहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्यों? क्योंकि वी आर रनिंग स्मॉल बैचेस ऑफ 30 to 35 स्टूडेंट्स। बल्क में स्टूडेंट्स नहीं है हमारे पास, ताकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से चला जा सके, बच्चों की एक एक प्रॉब्लम को समझा जा सके, उनकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जा सके। तो लिहाजा बच्चे को समझना है पहले हम लोगों को कि बच्चा कहां पर लैग कर रहा है। 11th क्लास में अगर हमारे पास कोई नया स्टूडेंट आया है कहीं और से, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गोइंग गुड एंड दे वेंट वेरी वेल, वो सही से गए हैं अपनी स्टडीज में। तो जो नया बच्चा हमारे पास आएगा वो थोड़ा सा वरीड होगा, इतना हमको पता है। तो उसके लिए उससे पूछकर, पर्सनल लेवल पर उससे बात कर बेसिक्स को, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, हम लोग कोर्स को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं की यूनिट्स की बात करूं, मतलब आपके पूरे सिलेबस की बात करूं, तो वी वुड बी हैविंग पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट में आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क होता है जो स्कूल लेवल पर होता है। अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं यहां पर करूंगा, वन बाय वन आई विल बी टेकिंग अप दी चैप्टर्स। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं
दैट होल ऑफ योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12, 12वीं की जो आपकी अकाउंट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड, देन वी हैव थर्ड. 3 हिस्सों में मैंने आपकी बुक को डिवाइड कर दिया. यहां पर अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, विच इज पार्ट ए और पार्ट 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप जब कंपनी होती है, बेसिकली एक कंपनी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है अपने. उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस को खोलते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग से थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है. तो कहने का ये मतलब है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स मिलने वाले हैं. उसमें आपको बेसिकली 3 चैप्टर्स तो यहां से मिलने वाले हैं आप लोगों को, और 2 चैप्टर्स इसके अलग है. बेसिकली क्या है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा, जो बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, लेकिन अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो आपके लोगों के लिए पार्टनरशिप बहुत आसान है. तो पहला चैप्टर तो आपका बेसिकली किस पर है, फंडा बेस्ड है. उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा और डेथ आएगा. जैसे कि अगर कोई न्यू पार्टनर आ गया है फर्म में, अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में आ गया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. दूसरी चीज, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, कह रहा है भाई आई डोंट वांट टू बी द पार्टनर नाउ, अब मैं जो पार्टनर नहीं बनना, आई वांट टू क्विट, मैं अपनी एग्जिट चाहता हूं, तो उस टाइम पर अकाउंटेंट कैसे होगी. उसके बाद आएगा डेथ, मौत, अगर कोई पार्टनर मर जाएगा तो उस टाइम पर अकाउंटिंग कैसी होगी. तो इन सारे चैप्टर्स के बीच में एक चैप्टर आप लोगों का छुपा हुआ है, उसको हम कहते हैं बेटा गुडविल. क्या कहते हैं बेटा, गुडविल कहते हैं. गुडविल क्या होती है, बेसिकली रेपुटेशन ऑफ ए फर्म which we have to calculate or which we will calculate in terms of rupees. अभी तक आपने गुडविल पढ़ी होगी 11th की अकाउंटेंसी में कि गुडविल जो है वो क्या होती है, पैसों में होती है. बट इन क्लास 12 इन द फर्स्ट बुक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द गुडविल इज कैलकुलेटेड, कैसे गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये आप लोगों के 5 चैप्टर्स होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो कि आपकी पार्टनरशिप की पहली बुक को कवर करेगा. Now coming to the next book in which we have accounting for shares capital. ये आप लोगों की बेटा सेकंड बुक होने वाली है, सेकंड बुक होने वाली है. इसमें आप लोग बेसिकली शेयर्स के बारे में पढ़ोगे. अब बात होती है व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है. यू ऑल, मतलब आप लोगों को सबको पता है ये वाली बात आज की डेट में कि हर कोई जानता है सेंसेक्स क्या है. बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्ट करना पैसे और अपने पैसों को ग्रो करना, अपने पैसों को बढ़ाना. तो बेसिकली आप इन्वेस्ट कहां करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो कंपनीज में. बिग कंपनीज इश्यूज शेयर्स इन द मार्केट, जब उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हो, कंपनीज में शेयर्स खरीदते हो. आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस काम को करते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा. तो बेसिकली क्या है, इसकी अकाउंटिंग पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज पर बेस होती है. किस पर बेस होती है बेटा, जर्नल पर बेस होती है. तो उसके लिए आपको जर्नल के फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ऊपर आपको बेटा दोनों चीजें मिलने वाली हैं. जर्नल से मैं इसको रिलेट करता हूं कि आपको जर्नल एंट्रीज भी मिलने वाली है, प्लस उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स मिलने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी, गुडविल कैसे बनेगी. तो एक बहुत लंबी सी चीज है जो कि ओरिएंटेशन में नहीं कवर अप हो पाएगी. तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि दैट कि आपको पढ़ना क्या क्या है. उसके बाद क्या है, शेयर्स की फॉर्म में पैसे लगाना. दूसरा फॉर्म हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, वी इन्वेस्ट मनी इनटू द कंपनीज. हम डिबेंचर की फॉर्म में पैसे कंपनीज के अंदर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यस, अनदर फॉर्म इज डिबेंचर्स. तो बेसिकली ये भी हमारा किस पर बेस होता है बेटा, ये भी हमारा जर्नल एंट्रीज पर ही बेस होता है. तो ये दो तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट वाइज हो गए, जो आपने 11th में पढ़ा उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इन दोनों पार्ट में आपको देखने को मिलेगा. नाउ
Coming to the next part, which is the financial statement analysis. This book is easy. Comparative, अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों किताबों से, सो कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दिस बुक इज इजी. ये बुक आसान है, बट यहां पर एक चीज लिखी हुई है अलग, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये चैप्टर आपका लेंदी है, ये चैप्टर आपका लेंदी है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है. उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें आप लोगों को बेटा 2 से 3 चैप्टर मिलने वाले हैं. पहला चैप्टर बेसिकली किस पर बेस होता है, बैलेंस शीट में आपको बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. बेटा पहले वाले में आपको चैप्टर में क्या मिलने वाला है, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. दूसरे वाले में बेटा क्या मिलने वाला है आपको, कंपैरेटिव और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. ये चैप्टर बेटा ऐसा है कि अगर आधा घंटा इस चैप्टर को दे दिया तो ये चैप्टर खत्म, आपके 4 नंबर पक्के. तो ये 2 चैप्टर आपके बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है. एक चैप्टर आपको उसके मिलने वाला है रेशियो एनालिसिस का. क्या मिलने वाला है बेटा, रेशियो एनालिसिस का. रेशियो एनालिसिस में क्या मिलने वाला है आपको, यू विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज. आप रेशियो पढ़ोगे, करीबन हमारे पास 16 से 20 रेशियो तो इसके अंदर है, उसके अंदर हमारे पास 25 से 30 रेशियोज है. बट मैं फिर कहूंगा इजी चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, बैलेंस शीट अगर क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है. नाउ लास्ट चैप्टर पर आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फ्लो ऑफ कैश. कैश का फ्लो, और फ्लो किसे कहते हैं बेटा, बहाव को कहते हैं. किसे कहते हैं बेटा, बहाव को कहते हैं. बहाव मतलब बहना. तो पैसे का बहना मतलब वैसे नहीं बहना, बट पैसे का मूवमेंट. क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ कैश. क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ कैश. तो मूवमेंट ऑफ कैश कैन बी इन 2 ways. पहला हो सकता है इनफ्लो ऑफ कैश, जो आप अपने घर में भी देखते हैं, सैलरी का आना, पापा पैसे कमा के ला रहे हैं, पैसे का आना, तो इनफ्लो ऑफ कैश. दूसरा होता है बेटा आप खर्चा करते हो अपने घर में, ऐसी कंपनीज में खर्चा होता है बेटा, उसको हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश. पैसे का आना और पैसे का जाना हमें इसके अंदर पढ़ना है. बेसिकली पैसा आया आप जोड़ दोगे, पैसा गया आप घटा दोगे. तो इस तरीके से आपकी अकाउंट्स होने वाली है. घबराने की जरूरत नहीं है. मेरे पास 8 से 10 स्टूडेंट की कॉल आएगी, सर 3 बुक्स है, कैसे होगा. ऐसे होगा जैसे बताया है. बहुत सिंपल तरीका है, लेंदी है बट इजी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अकाउंटेंसी. आई होप यहां पर क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी, which is your economics part. Yes, economics is an interesting subject. I must say, economics is very interesting subject. This subject is very deep. बहुत गहरा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे फंडेज आप लोगों ने, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्केट डिटर्मिनेशन, ठीक है, कॉस्ट, रेवेन्यू, यू मस्ट ऑल, सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. बट इन the class 11th you have studied microeconomics, but in class 12th you will be having some chapters regarding macroeconomics, which is national income. पूरे कंट्री की इनकम क्या होने वाली है, गवर्नमेंट का बजट, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड लास्ट में इंडियन इकोनॉमी. चलिए ये तो की यूनिट्स हो गए इसके. Now coming to the next slide, in which the elaborative discussion on the chapters is there. So I will be teaching, basically I will be teaching in your commerce part, accountancy, as well as the macroeconomics part. मैं आपका macroeconomics part पढ़ाऊंगा और accountancy आप लोगों को पढ़ाऊंगा. तो लिहाजा पहला चैप्टर होने वाला है आपका नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स. मतलब पूरे कंट्री की इनकम. आप लोगों ने पॉलिटिक्स में सुना होगा, जीडीपी घट रही है, जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री की इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और वो क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मनी एंड बैंकिंग, हाउ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम वर्क्स. कंट्री का बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, बैंक क्या रोल प्ले करता है, मनी क्या रोल प्ले करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और कमाई की जो कंट्री लेवल पर बात होगी,
वो किसकी बात होगी, इस चैप्टर में बात होगी। उसके बाद बात करेंगे हम गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट का मतलब इन एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंसेस बजट कि कंट्री, हाउ द कंट्री रन्स, फ्रॉम वेयर आर द सोर्सेज, और वी कैन से फ्रॉम वेयर द मनी और द इनकम कम्स, और हम कहां उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो आर एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कैसे बजट को फॉर्म करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड इन विच वी आर हैविंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बेसिकली आपने देख लिया होगा ये पूरा पार्ट आपका जो है वो एक बड़े लेवल को डिनोट कर रहा है, कंट्री लेवल पर जा रहा है। तो बेसिकली पढ़ाई किसकी हो गई, मैक्रो लेवल पर पढ़ाई हो गई पूरी। तो आई विल बी टेकिंग योर अकाउंटेंसी पार्ट एज वेल एज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। So for the next part of your economy, because again your economics is divided into two sections, part A and part B. Part B, or you can say part A of macroeconomics, will be taken by me, and other part of economy as well as business studies will be taken by the Subur sir, one of the prominent faculty of our academy, ZA Academy, and one of the prominent teacher of the Aligarh coaching industry. Now I would like to call Subur sir. Sir. Hello everyone, my name is Sabur Ahmed Khan and I will be taking up the Indian economic development part of your class 12th and business studies part. अब देखो, जितना आप लोगों ने 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं आपको समराइज कर देता हूं बहुत थोड़े से में। जितने कोर कॉन्सेप्ट्स आपने माइक्रो और मैक्रो के पढ़े, आईईडी में हम उनका रियल टाइम इम्प्लीकेशंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के नाम से चैप्टर बन दिया हुआ है कि 1947 से लेके, मतलब इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक क्या एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग कमीशन आता है, क्या प्लानिंग कमीशन का फोकस रहता है इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। क्या रीजन है कि इंडिया एग्रीकल्चर में अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है उतनी तेज जितना इंडिया ने सर्विस सेक्टर में ग्रो कर लिया है। क्या फ्लॉज रहे थे उस वक्त प्लानिंग कमीशन के और 5 ईयर प्लान के। उसके बाद जब हमने लोगों ने देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्लान्स आते रहे, फिर जैसे सर ने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है इंडिया में, एक्सचेंज रेट क्राइसिस होता है इन द ईयर 1990, ठीक, ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उसके बाद इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। तो अगर आप ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर करोगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे सारा सॉर्ट हो गया, तब आपको पता लगेगा कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी क्या जरूरत थी। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम लोग आएंगे माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा एक्वाकल्चर। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, रीजन क्या रहा, क्या चैलेंजेस है कि सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों का डेवलप नहीं हो पा रहा। अब सर ने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था, अच्छा इसी में पढ़ाया था, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा क्यों है, बिकॉज हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जब भी मैं सेकेंडरी सेक्टर बोलता हूं, आप इमेजिन करिए फैक्ट्रीज हो, प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है बड़ी सी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, बहुत ज्यादा जनता को एब्जॉर्ब करने की पावर सेकेंडरी सेक्टर में होती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो इतनी पावर नहीं होती है। सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों का डेवलप नहीं हो पाया, तो हम लोगों को वो भी यहाँ पे पढ़ना होगा, तब हमें पता लगेगा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस क्यों हो रहा है। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कंपेयर करेंगे हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स पे। जब आपने पहले भी कुछ पैरामीटर्स पढ़े होंगे, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब हम कंपेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ हैं ग्रोथ में, क्योंकि कई बार आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा कि वी आर अ मॉडर्न कंट्री, वी आर अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अभी 80 साल भी नहीं हुए आजाद हुए, 90 साल नहीं हुए, 100 साल होने तो तब देखेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे विद द कंट्रीज एंड द पैरामीटर्स जो हमारे साथ इंडिपेंडेंस जिनको मिली, और आज वो कहां पर है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक होता है स्टेप्ड मेथड ऑफ ग्रोथ, कि पहले प्राइमरी ग्रो होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रो होगा, फिर सर्विस सेक्टर ग्रो होगा।
क्या ऐसा हुआ कि हमने जंप लगा दिया फ्रॉम प्राइमरी टू सर्विस? ये सारे चैलेंजेस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा है, और इंडिया स्पेसिफिक पढ़ोगे तो रिलेट करने में भी आसानी होगी, सामने सामने सारी चीज नजर आ रही होगी। देखेंगे कि क्यों हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ली, हमने सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी ली, सब इसमें सॉर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पार्ट बिजनेस स्टडीज का। अब देखो, बिजनेस स्टडीज एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है फॉर ऑल द पीपल हु आर लुकिंग आउट टू गो इन द मैनेजमेंट फील्ड, या फिर जब भी आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए करोगे, ये आपको एक बहुत प्यारी सी जिस्ट दे देगा, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस पता लगेंगे कि बिजनेस काम कैसे करता है। जैसे इसमें की यूनिट्स लिखी है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मैं यूनिट्स पे आता हूं तो आपको ज्यादा बेटर पता लग पाएगा। जैसे नेचर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले एक एब्सर्ड मैनेजमेंट फॉलो हुआ करता था, उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने स्टडी करना शुरू करा प्रोडक्टिविटी के बारे में, इफिशिएंसी के बारे में, तो पता लगा कि डिवीजन ऑफ लेबर नाम की भी कोई चीज होती है। पता लगा साइंटिफिक मैनेजमेंट भी होता है, फिर टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फायोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लाइकर्ट का लिंकन पिन मॉडल आएगा, वो बताएगा कि किस तरीके से इफिशिएंसी बढ़ना शुरू हुई। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही आएगा जो मैंने बताया, ओवरलैपिंग है इसमें। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी बिजनेस जब ऑपरेट करता है तो उसका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं उसको, जिनके साथ आपको फाइट करना होता है। लेकिन बाद में पता लगेगा कि इंटरनल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं 4 कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब अक्सर सवाल पूछा जाता है बच्चों से, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड यहाँ पे बड़ा अच्छा डिबेट होता है क्लास में, क्योंकि एंड में पता लगता है ईच एंड एवरी फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबके ओवरलैपिंग फंक्शन है। आप एक फंक्शन को छोड़ के दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, और ये पूरी एक साइकिल कनेक्ट है। फर्स्ट यू प्लान, देन यू ऑर्गेनाइज, फिर उसके बाद आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, उसके बाद आप उनको डायरेक्ट करते हो, रिसोर्स एलोकेशन करते हो, और जो भी कोई दिक्कत आती है उसको आप कंट्रोल करते हो फैक्टर्स को, एंड यू गो बैक अगेन, यू प्लान, देन यू ऑर्गेनाइज, देन यू स्टाफ। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे काम करती हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट्स, किस तरीके से बिजनेस पैसा लेते हैं। देयर इज वन वे, जो अभी सर ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपसे, कि शेयर्स अपने बेच देते हैं। डेब्ट, कुछ लोग होते हैं जो डिबेंचर्स भी इशू करते हैं, डेब्ट इशू करते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोलेटरल पेपर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एग्जैक्टली उसके बाद हम लोग आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। अच्छा, हम लोगों ने दिमाग में ना अपने ये बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन कर दिया होता है, जैसे यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन हो गया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे फाइनेंस का फंक्शन हो गया, या फिर यहाँ पे मार्केटिंग का फंक्शन हो गया। ये तीनों हम लोग पढ़ते अलग अलग है, पर ये सब ओवरलैपिंग है। मैं अपने मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी डिसाइड करेगी। मैं कितने अच्छे एम्प्लॉय लेकर आ सकता हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन करेगी। सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, व्हिच हैव बीन नाउ एक्सटेंडेड टू द 8 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। उसके बाद ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोजीशनिंग क्या होता है, मार्केटिंग फनल क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, किस तरीके से हम लोग एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए एक प्रोडक्ट क्यूरेट करते हैं, क्या होती है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। उसके बाद लास्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आप चैप्टर पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोगों ने, इफ आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट, हाँ, जैसे आपने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर, जिसमें आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट पढ़ा होगा जो 1980s के टाइम पे आया था, उसी से रिलेटेड एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी है कि इसमें राइट टू चूज योर प्रोडक्ट, ठीक है, राइट टू बार्गेन, राइट टू रीएड्रेसल्स, ये वाले सारे राइट्स आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है। तो बिजनेस स्टडीज और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और पढ़ाने से ज्यादा आई विल ट्राई टू हेल्प कि आप लोग आंसर्स कैसे लिखोगे, बिकॉज अब लोग आप लोग 12th बोर्ड में जाने वाले हो, तो वहां पे आपकी नॉलेज चेक होगी बाय द वर्च्यू ऑफ योर आंसर्स। जितने अच्छे आंसर्स होंगे उतने अच्छे आपको नंबर्स मिलेंगे। और अब आपने देखा होगा 12th बोर्ड के अगर आप पेपर देखें, खास करके सीबीएसई के, तो बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने लगे हैं जिसमें एनालिटिकल सवाल पूछते हैं, राइट। तो दिस इज माई पार्ट। उसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल ऑन जैद सर। जैद सर विल टेल यू कि मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करोगे। एंड बिफोर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में कहीं कोचिंग नहीं करी, वो डायरेक्ट 12th में आ रहे हैं, तो मैं उनको ये इंश्योर करा रहा हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग का 1 महीना इतना अच्छा ब्रिज रखेंगे कि अगर आपका कोई नॉलेज गैप भी आ रहा है ना, जो आपने 11th में कहीं कोचिंग नहीं करी और आप डायरेक्ट 12th में आ रहे हो, तो शुरू का 1 महीना आपका ब्रिज कोर्स रहेगा जो आपको बहुत आसानी से ट्रांजिशन करवाएगा फ्रॉम क्लास 11th टू क्लास 12th। नाउ ओवर टू दैट सर।
और यहां से बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स के साथ मैथ्स भी लिया है। अभी अभी जैसा कि सबूर सर ने बताया कि जिन लोगों ने 11th की कहीं पर कोचिंग नहीं करी है, अब वो 12th के लिए कोई कोचिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से भी बात करूंगा और वो लोग भी जिन्होंने 11th में कहीं ना कहीं कोचिंग करी है। मैथमेटिक्स अगर कॉमर्स के साथ आप लेते हो, कॉमर्स विद मैथ्स, तो एक वैसे ही हवा या आप कह सकते हैं भूत बना दिया जाता है कि मैथ्स भी ले रहा है तो उसका परसेंटेज वैसे ही कम आएगा। यहां पर अगर हम अलीगढ़ के अंदर बात करें तो अलीगढ़ में जो भी कोचिंग्स है या जो भी हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, अलीगढ़ के अंदर आपको जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है उन लोगों ने ये देख लिया होगा कि मैथ्स की कोचिंग आपको नहीं मिलती। अगर आप 11th के लिए कोचिंग कहीं से ले रहे हो तो वहां पर मैथ्स की क्लासेस नहीं होती। अगर आप ये चीज बताते भी हो कि सर हमारे पास मैथ्स है या हमारे पास मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, तो उसकी क्लासेस के लिए आपको कह दिया जाता है कि मैथ्स की क्लासेस आप कहीं और देख लीजिए। लेकिन जेड एकेडमी में आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे कॉमर्स विद मैथ्स हो आपके पास या कोई और सब्जेक्ट हो, वो सब कुछ आपको जेड एकेडमी में पढ़ाया जाएगा। 11th की मैथ्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है 12th की मैथमेटिक्स को समझने में, क्योंकि 11th में जो भी कॉन्सेप्ट है दे आर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 12th की मैथ्स में वही 11th का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन है। जैसे मैं बहुत कम टाइम लेते हुए बहुत कम बात में अपनी बात आप तक रख देता हूं। 11th क्लास में मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बड़ा डरते हैं बच्चे उस चैप्टर से, और 12th में वहीं पर एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है या आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका ठीक से नहीं समझ में आने वाला है। एक बहुत बड़ा डाउट, इनवर्स अगर आपने 11th की मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, वहां पर आपने फंक्शंस के बारे में भी पता होगा, तो वहां पर हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते थे, है ना, और हर फंक्शन का इनवर्स फाइंड हो नहीं सकता। सेम बात हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहां क्लास 12th में आपको बताया जाएगा कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े, दैट इज sin x, cos x, tan x एंड सो ऑन, क्या उनका इनवर्स पॉसिबल है, वो बात आपको 12th में बताई जाएगी। और अगर पॉसिबल है तो कहां से कहां तक लाई करेगा, उनकी डोमेन क्या होगा, उनका रेंज क्या होगा। इसी तरह से आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा 3D ज्योमेट्री, जहां पर ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ 3D आपको पढ़ाई गई। अब 12th में वो जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया उसका एप्लीकेशन आप जो आपको 11th में पढ़ाया उसका एप्लीकेशन आप 12th में देखोगे दो चैप्टर के साथ। 12th में आपके दो चैप्टर है, एक है आपका वेक्टर अलजेब्रा जिसमें 3D की बातें हो रही है, और फिर दूसरा चैप्टर है 3D के नाम से। तो ये चैप्टर्स 11th के कोर कॉन्सेप्ट से बने हैं, है ना। इसके अलावा मैट्रिसेस आप अलजेब्रा में पढ़ोगे, डिटरमिनेंट आप अलजेब्रा में पढ़ोगे। तो मैंने एक यहाँ पर ओवरव्यू दिया है कि हमारे पास जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स है वो इन 5 यूनिट्स में बेटा डिवाइडेड है। एक यूनिट अलजेब्रा, इसमें क्या क्या चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एक है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब आप सोचोगे सर रिलेशन एंड फंक्शन तो 11th में भी था, वही चीज मैंने बोली कि अगर आपको 12th को समझना है तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन को एक बार दोबारा से समझना होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा पूरा इनवर्स वाला पार्ट है। इसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस सबसे ज्यादा पोर्शन लेकर के बैठा हुआ है क्लास 12th में। जो क्लास 12th की मैथ सेकंड है, यानी सेकंड बुक ऑफ मैथमेटिक्स, वो पूरी की पूरी कैलकुलस से भरी हुई है। कैलकुलस को समझने के लिए, या ये कहा जाता है कि अगर आपको कैलकुलस को समझना है तो कैलकुलस क्या है उससे पहले आपको फंक्शंस को समझना होगा, और फंक्शंस का कुछ पार्ट ऑलरेडी आपको 11th में पढ़ा दिया जाता है कि किस फंक्शन का सिग्मा फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किस फंक्शन का कहां ग्राफ बनेगा, कहां ग्राफ टूटेगा, लचीले ग्राफ किसके होते हैं, पॉइंटेड ग्राफ किसके होते हैं। फिर आपको बात यहां आगे करवाएगा ये कैलकुलस में। कैलकुलस हमारे पास मैथ सेकंड, हमारे पास कैलकुलस के चैप्टर्स, आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटीग्रल्स के बारे में पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तब जाकर के आप बोलते हो कि कैलकुलस आपका कंप्लीटेड है। ये सारी यूनिट्स बेटा, जितनी भी यूनिट्स हैं वो एक तरफ, और जो आपका कैलकुलस है ये अकेला एक तरफ, क्योंकि कैलकुलस पूरा मैथ सेकंड लेकर के बैठा हुआ है और मैथ्स फर्स्ट का एक चैप्टर आपका कैलकुलस से ही देखने के लिए हमें मिलता है। इसके अलावा स्टैट्स प्रोबेबिलिटी आप 11th में भी देख कर आए हो, वही चीजें आपको 12th में एक्सटेंडेड वर्जन के साथ पढ़नी है। यही जो मैंने यूनिट्स बताई उसको तोड़ा गया है। पार्ट 1 में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी कैलकुलस। ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको बुक नंबर 1 में मिलते हैं, यानी कैलकुलस की एंट्री बुक नंबर 1 में हो गई है। फिर चैप्टर 5 कैलकुलस का है, 6 कैलकुलस का है, इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में लाई करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर। उसके बाद जो 3D आप 11th में पढ़ के आए थे, उसका 12th में एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा को एक्सटेंड करा गया है 3D ज्योमेट्री में। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारा पोर्शन हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, जिसमें आपका मेंटर रहने वाला हूं मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर आपके 11th के डाउट या 11th के डाउट क्लियर नहीं हो पाए, 11th के कॉन्सेप्ट वीक है, तो स्टार्टिंग के 1 मंथ हम बात करेंगे उन 11th वाली चीजों पर जो आपको 12th के चैप्टर कनेक्ट करने में मदद करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा पोर्शन है, अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आने वाला, डेट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको 11th का फंक्शन क्लियर नहीं है, फंक्शन को कहा जाता है कैलकुलस का जहाज, अगर आपको फंक्शन क्लियर नहीं है तो 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर कैलकुलस के आपको क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे क्लास में मुलाकात होगी। सही डिसीजन लीजिए, सही मेंटोर को चुनिए। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज। थैंक यू सर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया है कि आप लोगों के कॉमर्स के मेंटोर जेडे एकेडमी में कौन होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता चलूं कि फीचर्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं, जो कि हम आप लोगों को पूरे साल में प्रोवाइड करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस रहा है पिछले सेशन का, वो रहा है कि बेटा वीकली टेस्ट हमारा रहा है। अगर आपको इस टेस्ट की कंसिस्टेंसी को देखना है तो आप हमारा पेज फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, उसको आपको हर हफ्ते आपको रील मिलेगी टेस्ट की। तो हर हफ्ते हम लोग टेस्ट लेते हैं जो कि संडे में होता है। बिल्कुल सीबीएसई वाले सीबीएसई के पैटर्न पर देंगे, आईसीएसई वाले आईसीएसई के पैटर्न पर देंगे, और एएमयू बोर्ड वाले एएमयू के पैटर्न पर उसको देने वाले हैं। हम लोग टेस्ट को उसी तरीके से प्लान कर बनाते हैं। लिहाजा आप लोगों को जो शुगर कोटेड वर्ड्स में एक कहा जाता है मॉड्यूल्स, जो बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, बट अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाएं तो इसको बेसिकली कहते हैं नोट्स। हम आप लोगों को नोट्स देने वाले हैं, सॉरी, इजी लैंग्वेज में, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा अपने आंसर शीट्स को लिखने में। सीबीएसई में थोड़ा हाई पैटर्न चलता है, अंग्रेजी अच्छी चाहिए तो लेवल उसके हिसाब से बनेगा, और एएमयू में थोड़ा सा लेवल सीबीएसई से लो रहता है तो उसके हिसाब से बनेगा। उसके अलावा क्या है, आपको इंडिविजुअल मेंटरिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। इंडिविजुअल मेंटरिंग बेसिकली क्या है, इसको हम इंडिविजुअल मेंटरिंग कहते हैं। बेसिकली आप काउंसलिंग कह लीजिए इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और वो 12th क्लास में पास हो जाते हैं, आ जाते हैं, बट बोर्ड्स में इतनी फिक्र होती है उन्हें कि यार कैसे होगा, कैसे मार्क्स आएंगे। पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, टीचर्स आर एक्सपेक्टिंग, माय फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, तो हमको उसमें आपको फोकस करना है। अलोंग विद दैट, द इंपॉर्टेंट फीचर and the function of ZA Academy is that we run our coaching in a 2 mode, which is online plus offline। दुनिया में कहीं भी बैठे हुए बच्चे हमारे इस चीज को देख रहे हैं तो वो लोग हम लोगों को कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के स्टूडेंट हो या सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में बाहर बैठे हुए बच्चे हों, वो हम लोगों को देख सकते हैं, हम लोगों से पढ़ सकते हैं, हम लोगों से मेंटरिंग ले सकते हैं। नाउ अब मैं आगे चलता हूं और आगे आप लोगों को बताता हूं कि मैं इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मैंने क्या पढ़ाई करी है। इसी तरीके से आपको तीनों मेंटर्स अभी अपने अपने बारे में बताएंगे। सो माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, मेरा नाम है मोहम्मद अमानुल्लाह। आई हैव डन पीएचडी, मैंने पीएचडी करी है बेटा कॉमर्स से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है। मैंने एमबीए किया है बेटा एएमयू से, उसके बाद मैंने एमकॉम किया है, देन उससे पहले मैंने बीकॉम किया है। सो दिस इज एन एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ माइंड कि पीएचडी है, एमबीए है, एमकॉम है और बीकॉम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां लिखा हुआ है 14+ years of experience of teaching in the field of accountancy, economics and business। बेसिकली क्या है कि आप कहोगे सर 14 years, यस, करियर स्टार्ट करा था ट्यूशन पढ़ाने से लेकर कोचिंग, इस कॉलेज, करंटली एक कॉलेज में मैं अलीगढ़ के रेप्यूटेड कॉलेज में मैं सर्व करता हूं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके अलावा
जेडे एकेडमी में मेरा मेन रोल रहेगा कॉमर्स में, और अकाउंटेंसी और कॉमर्स को मैं लीड करने वाला हूं along with my team of Subur sir as well as Zaid Anwar sir. So this is a brief portfolio or the discussion of mine. Now I would like to call Subur sir for the discussion. Sir. So okay. माय नेम इज सबूर अहमद खान, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया. दूसरा दैट मैं इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ. इसके अलावा मैं जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ. राइट. मैंने बीएससी किया है इन जियोलॉजी विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज सब्सिडरी सब्जेक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैंने एमयू एफएमएसआर से एमबीए किया इन फाइनेंस एंड एचआर, जहां से मेरा अटैचमेंट हो गया विद इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडीज. तो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ. ड्यूरिंग माय एमबीए आई आल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन माय एमबीए फर्स्ट ईयर, और मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ. जो बहुत सारे एमबीए बीबीए के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मुझसे मतलब वेल अवेयर हैं कि मैंने उनकी पहले काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं. बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी हैं, एंड तभी से आई एम इन दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, एंड आई रियली होप दैट आई विल बी एबल टू हेल्प ऑल ऑफ यू पीपल. राइट. और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जैद सर का भी दे देता हूं, बिकॉज आई गेस जैद सर इज नॉट अवेलेबल. तो जैद अनवर सर, द वेरी पॉपुलर फेस ऑफ मैथमेटिक्स इन अलीगढ़, चाहे वो बीकॉम एंट्रेंस हो, चाहे वो बीबीए एंट्रेंस हो, चाहे एमबीए एंट्रेंस हो, या फिर रेगुलर मैथ्स हो 11th एंड 12th की, जहां भी मैथमेटिक्स का जिक्र होगा जैद सर will be there. So he has 10 plus years of experience of teaching in the field of mathematics, quantitative techniques. सर operations management भी पढ़ाते हैं. सर की qualifications हैं diploma and BE in mechanical engineering. Right? He is a pass out. He is an alumnus of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी भी कनेक्टेड हैं जैद सर से, हम लोगों से जो हमारे बैच के हैं. अगर आप लोगों को यही ऐप मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं बैच. For the announcement of this batch and for the details, exact details, I would request sir to come up. सुबूर सर ने अपने बारे में तो सारी चीजें बता दी. एक चीज रह गई कि सुबूर सर बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ाएंगे. सवाल ये पैदा होता है, भाई आप लोगों को सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, किताब पढ़ी पढ़ा दिया, बट सुबूर सर जो पढ़ाने जा रहे हैं ना आप लोगों को बिजनेस स्टडीज, वो इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं कि सुबूर सर एक खुद अपने आप में एमबीए से एक बिजनेस ओन करते हैं और उसको रन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली बिजनेस रन हो रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस रन हो रहा है. तो बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल, ये सारी चीजें पढ़कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करिए. तो लिहाजा आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी सर देने वाले हैं. जैद सर के बारे में बात आई थिंक हो गई, मेरे बारे में बात हो गई. नाउ अ बिग अनाउंसमेंट इज हियर कि आप लोग देख रहे होंगे कि यार इन्होंने सब कुछ तो बता दिया, ये नहीं बता रहे कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है. सो we are announcing our batch from 24th of this April 2026. 24 अप्रैल 2026 से यह बैच लॉन्च होने वाला है आप लोगों का. और एक इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर होने वाला है. क्या होने वाला है? दैट you would be having 5 to 7 days, 10 days free demo class. कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर रही, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री डेमो क्लास. आइए, पढ़िए और समझिए. अब आप कहेंगे कि यार 5 से 10 दिन की क्यों है, और सब कोचिंग वाले तो 2 दिन की, या इंस्टीट्यूट वाले 2 दिन की, 3 दिन की देते हैं. हम 10 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की इसलिए देते हैं कि आइए, पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए और परखिए कि क्या हम आप लोगों को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे. एक बार आप हमको सेटिस्फाई हो गए तो इस बात की गारंटी देता हूं मैं आप कि आप लोग किधर भी दूसरी तरफ मुड़ के नहीं देखने वाले हैं. तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए. 24 अप्रैल को कोचिंग हमारी इंस्टीट्यूट हमारी ज्वाइन करिए. फॉर द कॉन्टैक्ट, फॉर द ज्वाइनिंग, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7661333310. along with that 8791648465. दिस इज माय नंबर, ये मेरा नंबर है. अगर आपको डायरेक्ट कोई काउंसलिंग चाहिए, डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं. पूछने के साथ साथ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको बैच भी ज्वाइन कराऊंगा, और इस नंबर पे आप कॉल तो कर ही सकते हैं. तो सेव दिस डेट. along with that popularize our YouTube channel, popularize this video, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करें.
hope the journey will be good, the journey will be fine. So coming to the next slide, अगर मैं अपने कोचिंग की बात करूं, एकेडमी की बात करूं, तो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल विच इज ZA Academy and Instagram channel ZA Academy 2025, and the offline location is opposite to Muzammil Complex, Aligarh, Uttar Pradesh, near to Dodhpur. I hope session was good, or all the best for your future. Come and join as soon as possible. Thank you. Thanks a lot.